2025 माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बदलने वाला है। नए नियमों से लेकर शेरपाओं की हड़ताल और महंगे परमिट तक कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि करोड़पति भी चौंक रहे हैं। एवरेस्ट नए युग में प्रवेश कर रहा है। चाहे आप पर्वतारोही हों, सपने देखने वाले हों या बस जानना चाहते हों कि इंसान कितना जोखिम ले सकता है, इस साल का पर्वतारोहण सीजन शायद आखिरी बार होगा जब एवरेस्ट वैसा दिखेगा जैसा हम सोचते हैं। हमेशा की तरह दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अगर आप पहले एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना चाहते थे तो आमतौर पर यह प्रक्रिया कुछ इस तरह होती थी। आप काठमांडू में उतरते हैं, लुकला के लिए उड़ान भरते हैं, खूबसूरत हिमालयी गांवों से होते हुए बेस कैंप तक ट्रैक करते हैं और फिर कई हफ्तों तक ऊंचाई वाले कैंपों के बीच धीरे धीरे ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहते हैं ताकि आपके फेफड़े अनुकूलित हो सकें। आप आराम करते हैं, ऊंचाई के मुताबिक खुद को ढालते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। हवाएं शांत और आसमान साफ होते ही आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन 2025 में वो पुरानी रणनीति अब बेकार हो गई। इस सीजन एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। कुछ नियम पहाड़ की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, कुछ पर्वतारोहियों की सुरक्षा के लिए और कुछ आप किससे पूछते हैं इस पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। एवरेस्ट की वर्तमान सबसे बड़ी समस्या अधिक भीड़ है। एवरेस्ट अब बहुत खतरनाक, भीड़भाड़ और शेरपा समुदाय का शोषण करने वाला हो गया है। 2024 में 388 परमिट संभावित पर्वतारोहियों को जारी किए गए, जो सभी अपने गाइड्स या शेरपाओं के साथ आए थे, जिससे लगभग 1000 लोग पर्वत पर पहुंच गए, जो संख्या पर्यावरण और सुरक्षा दोनों पर लगातार दबाव डाल रही है। भीड़ जो हिमस्खलन के जोखिम और ढलानों पर छोड़े गए कचरे के पहाड़ों को बढ़ा रही है, उसने एवरेस्ट के अनुभव पर भी बड़ा दबाव डाला है। और इसी वजह से नेपाली सरकार ने सुरक्षा, पर्यावरणीय शरण और स्थानीय आर्थिक चुनौतियों को लेकर बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिए कई साहसिक नए नियम लागू किए हैं। 2025 और आगे के लिए एवरेस्ट चढ़ाई अनुभव बदलने का उद्देश्य सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है परमिट फीस में जबरदस्त बढ़ोतरी। 1 सितंबर 2025 से शरद ऋतु के दौरान एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की लागत $11,000 से बढ़कर $15,000 प्रति व्यक्ति हो जाएगी। यह 36% की बढ़ोतरी है। नेपाल सरकार के अनुसार ये बढ़ोतरी पहले होनी चाहिए थी। पर्यटन मंत्री बद्री प्रसाद ने कहा, हमारे सामने पहाड़ों को बचाने की चुनौती है जब अमीर देश भौतिक विकास में लगे हैं। नेपाल 1950 के दशक से एवरेस्ट चढ़ाई के परमिट देता है, लेकिन एक दशक से अधिक समय में ये पहली बड़ी कीमत बढ़ोतरी है। ये शुल्क वृद्धि नेपाल के पर्यटन राजस्व और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। कई नेपाली समुदायों के लिए ये पर्वत आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। कई स्थानीय लोग एवरेस्ट अन्नपूर्णा पर्वत को देवी देवता मानते हैं और प्रार्थना करते समय उनकी ओर मुख करते हैं। नेपाल की जिम्मेदारी है कि वह इन प्राकृतिक अजूबों को पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों से बचाए, और यह जिम्मेदारी केवल आर्थिक या पर्यावरणीय नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। लेकिन ये बदलावों की बस शुरुआत है। शायद सबसे विवादास्पद नया नियम ये है कि अब आप अकेले पर्वतारोहण नहीं कर सकते। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल सरकार अब 26,000 फीट से ऊंचे पर्वतों जैसे एवरेस्ट पर एकल अभियानों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रही है। कई वर्षों तक दुनिया के शीर्ष पर्वतारोहियों का सपना अकेले चढ़ना था। इसे सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि माना जाता था, लेकिन ये बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि उन ऊंचाइयों पर अकेले चढ़ाई करने का असली मतलब ये है कि आप खुद ही अपने एंकर लगा रहे हैं और गहरी दरारों के ऊपर अपनी रस्सियां खुद ही बांध रहे हैं, और आपके काम को जांचने के लिए वहां कोई नहीं होता। ऑक्सीजन की कमी से जूझते दिमाग से जीवन मृत्यु के फैसले लेते हैं, जब उंगलियां शीतदंश से सुन्न पड़ जाती हैं। जब तूफान आता है और आप 28,000 फीट पर टेंट में अकेले होते हैं, टेंट की कैनवस -40 डिग्री की तेज हवाओं में फड़फड़ाती है, तब उसे थामने में कोई मदद नहीं होती। अगर आप बर्फीली धार पर फिसल जाते हैं तो आपको पकड़ने के लिए वहां कोई नहीं होता। जब हाइपोथर्मिया हो जाता है और आपके विचार खतरनाक रूप से भ्रमित होने लगते हैं, तो लक्षणों को पहचानने और आपको नीचे उतरने के लिए मजबूर करने के लिए वहां कोई साथी नहीं होता। आप जो भी सामान अपने साथ ले जाते हैं, जो भी रास्ते का फैसला करते हैं, हर एक पल की तकलीफ, ये सब कुछ सिर्फ आपके ऊपर है।
इसीलिए अकेले एवरेस्ट चढ़ना प्रभावशाली था, लेकिन अब यह चुनौती कानून से खत्म हो रही है। नए नियमों के अनुसार अब हर पर्वतारोही के साथ एक नेपाली गाइड होना अनिवार्य है और हर 2 पर्वतारोहियों पर कम से कम एक गाइड होना चाहिए। ये कोई नया नियम नहीं है। 2017 में यह प्रतिबंध लागू हुआ था, लेकिन वर्षों तक एक समान ढंग से लागू नहीं किया गया। सही दस्तावेज या कभी-कभी कंपनियों से समझौते कर पर्वतारोही अब भी अकेले चढ़ाई के तरीके ढूंढ लेते थे। तो हुआ असल में एक वजह थी जिसने सरकार को सख्त रुख अपनाने पर मजबूर किया। इस पूरे हंगामे के बीच एक छोटा सा मोड़ लेते हैं। अगर आप और भी असली बिना काट छाट की कहानियां देखना चाहते हैं जो हम यहां नहीं दिखा सकते, तो पेट्रियन पर एक्सट्रीम कम्युनिटी से जुड़िए। मिलते हैं असली एक्सट्रीम एज पर। 2023 में 478 पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के लिए परमिट दिए गए थे। उनमें से एक थे शिलार्ड शोहादा, हंगरी के 40 वर्षीय पर्वतारोही। शिलार्ड हंगरी के प्रमुख उच्च ऊंचाई पर्वतारोही थे। पिछले दशक में उन्होंने ब्रॉड पीक, K2 और होत्से बिना बोतल बंद ऑक्सीजन या शेरपा सहायता के सफलतापूर्वक चढ़े। उनकी प्रतिष्ठा गति या करतबों पर नहीं, बल्कि फेयर मीन्स से चढ़ाई के शांत समर्पण पर थी, जिसमें बिना कृत्रिम सहायता के और पर्वत और उसके खतरों का पूरा सम्मान करते हुए चढ़ाई की जाती है। और 2023 में शिलार्ड ने आखिरकार अपना ध्यान एवरेस्ट पर लगाया। 2023 का ये अभियान उस विरासत का अंतिम हिस्सा बनने के लिए था। अगर सफल होते तो सुहादा इस शैली में एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले हंगेरियन बन जाते। इतिहास में 200 से कम लोगों ने यह उपलब्धि पाई है। इसके पीछे अच्छे कारण हैं। ये बेहद खतरनाक है। फिर भी अपनी व्यापक अनुभव के कारण सुहादा को अपनी ऐतिहासिक चढ़ाई की तैयारी करते समय पूरी तरह तैयार होने और शांत उत्साह का एहसास जरूर हुआ होगा। अप्रैल 2023 तक सुहादा एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए और अपनी बारीकी से तैयारियां शुरू कर दीं। उन्होंने सावधानी से ऊंचाई के अनुरूप खुद को ढाला और साउथ कोल मार्ग पर धीरे धीरे ऊंचाई चढ़ते हुए योजना का पालन किया। फिर 21 मई 2023 को शिलार्ड ने अपनी अंतिम चोटी चढ़ाई का प्रयास शुरू किया। अपनी शैली के अनुरूप उन्होंने बिना शेरपा, बोतलबंद ऑक्सीजन या शारीरिक सहायता के पर्वत चढ़ाई की, लेकिन वे पूरी तरह अकेले नहीं थे। शिलार्ड की छोटी टीम एवरेस्ट बेस कैंप पर उनकी प्रगति पर नजर रखती और तय समय पर उससे संपर्क करती थी। वो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लेकर जा रहे थे, जिससे टीम उनकी निगरानी कर सकती थी। 24 मई की सुबह उन्हें आखिरी बार बालकनी नामक स्थान पर आराम करते हुए देखा गया था, जो लगभग 27,600 फीट की ऊंचाई पर है। ये स्थान मृत्यु क्षेत्र के अंदर है, जहां ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि इंसान का शरीर सचमुच मरता हुआ महसूस करता है। ऐसे हालात में अनुभवी पर्वतारोही भी हिमस्खलन में फंस सकते हैं, ऊंचाई की बीमारी के शिकार हो सकते हैं, या बस एक गलती कर सकते हैं जब उनका दिमाग अपनी सामान्य ऑक्सीजन के सिर्फ 1/3 पर काम कर रहा होता है। आपका निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। आपकी उंगलियां और पैर की उंगलियां जमने लगती हैं। हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सोचिए, उस स्थिति का अकेले सामना करना ठीक वैसे ही जैसे शिलार्ड कर रहे थे। शायद मौसम ने हालात और खराब कर दिए थे। मई के अंत में एवरेस्ट पर मौसम बेहद अनिश्चित होने लगता है। वो मॉनसून पूर्व मौसम जो शिखर तक पहुंचने के प्रयासों की अनुमति देता है, धीरे धीरे पूरे मॉनसून के मौसम को जगह देने लगता है, जिससे भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और तेजी से बदलती परिस्थितियां आती हैं। स्थानीय शेरपा गाइड इस बदलाव को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे साल दर साल लोगों की जान लेते देखा है। उसी दिन बाद में अन्य पर्वतारोहियों ने उन्हें फिर से देखा, इस बार हिलरी स्टेप के पास, जो शिखर से सिर्फ 112 वर्टिकल फीट नीचे था। गवाहों ने देखा कि वो बहुत धीरे चल रहे थे और थके लग रहे थे, फिर भी सीधे खड़े होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने लक्ष्य के करीब थे। तभी अचानक शिलार्ड का सैटेलाइट ट्रैकर बिना चेतावनी सिग्नल भेजना बंद कर गया। उनकी सपोर्ट टीम का उनसे पूरा संपर्क टूट गया और रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। अगले दिन 25 मई को एक ड्रोन और कई पर्वतारोहियों ने देखा कि उसी जगह के पास एक निश्चल सा शरीर पड़ा हुआ था। किसी के पास सबूत नहीं था, लेकिन माना जा रहा था कि वो शिलार्ड ही थे। क्या उस समय वो जिंदा थे? क्या वो होश में थे?
उन्हें पता था मदद आ सकती है, या वो उलझन खामोशी में खो रहे थे? क्या वो उम्मीद कर रहे थे कि कोई सफेद धुंध से बाहर आएगा, या उन्होंने शिखर से कुछ कदम पहले ही हार मान ली, जिसके लिए जीवन भर तैयारी की थी? कोई नहीं जानता। एक बचाव दल तुरंत खोज के लिए भेजा गया, लेकिन खराब मौसम और स्थान के कारण मिशन कठिन हो गया। जब वे पहुंचे, गिलार्ड गायब थे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार शिलार्ड अचानक मॉनसूनी बदलाव में फंस गए होंगे और भारी बर्फबारी में दब गए, या व्हाइट आउट के कारण रास्ता भटक गए, जब दृश्यता कुछ ही मिनटों में शून्य हो गई थी। कौन जानता है? हम जो जानते हैं वो ये है कि शिलार्ड, जिनके पास इन मौसमी पैटर्न को समझने वाला कोई स्थानीय गाइड नहीं था, एवरेस्ट पर पूरी तरह अकेले थे। रेस्क्यू टीम ने उनका नाम पुकारा और बर्फीले तूफान में बहुत खोजा, लेकिन कोई जवाब या हलचल नहीं दिखी। कई बार कोशिश करने और हालात लगातार खतरनाक होते जाने के बाद जब मौसम हर घंटे खराब होता जा रहा था, तो बचाव दल के पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 27 मई को जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं और विकल्प नहीं था, तो खोज आधिकारिक रूप से बंद कर दी गई। गिलार्ड सुहारा को औपचारिक रूप से लापता घोषित कर दिया गया और माना गया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। बेशक कोई भी कभी ठीक नहीं जान सकता कि गिलार्ड के साथ उन आखिरी पलों में क्या हुआ था, लेकिन कई सवाल अब भी बाकी हैं। अगर वो पूरक ऑक्सीजन के साथ चढ़ाई कर रहे होते, या उनके साथ कोई शेरपा होता, तो क्या इस त्रासदी को रोका जा सकता था? क्या कोई अलग तरीका या चढ़ाई के नियमों का सख्त पालन इस नतीजे को बदल सकता था? हालांकि नेपाली अधिकारियों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से सुहादा के मामले का सीधे तौर पर उल्लेख नहीं किया, लेकिन उनकी तरह की घटनाओं ने निश्चित रूप से उनके फैसलों को प्रभावित किया। 2025 तक उन्होंने एकल अभियानों पर सख्त रोक लगाई और एवरेस्ट पर हर पर्वतारोही के लिए गाइड जरूरी कर दिया। उनके लिए शिलार्ड जैसी कहानियों से साफ था कि अब ये जोखिम उठाने लायक नहीं रहे थे। पर्यटन विभाग की निदेशक आरती नोपानी के अनुसार सरकार ने पर्वतारोहियों की सुरक्षा के लिए गाइड अनिवार्य किए हैं, और इसी के साथ सोलो एवरेस्ट पर्वतारोहियों का दौर खत्म हो गया है। लेकिन पर्वतारोहियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी सिर्फ इतना ही नहीं कर रहे हैं। नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार अब सभी पर्वतारोहियों के लिए उन्नत सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस ले जाना अनिवार्य है। यह आवश्यकता 2024 में लाई गई विवादास्पद ट्रैकिंग चिप पर आधारित है, लेकिन इसमें बड़ा अपग्रेड हुआ है। करीब $500 के ये नए डिवाइस सिर्फ जीपीएस लोकेटर नहीं है। ये छोटे मजबूत उपकरण न केवल पर्वतारोही की स्थिति वास्तविक समय में ट्रैक करते हैं, बल्कि दिल की धड़कन, शरीर का तापमान और खून में ऑक्सीजन स्तर भी मॉनिटर करते हैं। ये डिवाइस डेटा को सैटेलाइट से बेस कैंपों और रेस्क्यू टीमों तक पहुंचाते हैं, चाहे वहां सेलुलर नेटवर्क ना हो। अगर डिवाइस ऑक्सीजन गिरने या तापमान बदलने जैसी असामान्य रीडिंग्स पकड़े, तो ये खुद रेस्क्यू टीम को अलर्ट भेज सकता है। सरकार को उम्मीद है कि ये अपग्रेड पर्वतारोहियों को ढूंढने और बचाने में समय कम करेगा, जिससे हर साल दर्जनों जानें बच सकती हैं। अब जान बचाने की बात करते हुए 2025 के सबसे अहम बदलावों पर नजर डालें, जो एवरेस्ट अभियानों की रीढ़ शेरपा समुदाय को प्रभावित करेंगे। लोग जो माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचते हैं, तो वे अक्सर उन पर्वतारोहियों की कल्पना करते हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं। हर सफल चढ़ाई के पीछे असली हीरो शेरपा होते हैं, जो एवरेस्ट के छुपे नायक हैं। शेरपा नेपाल के सोलाकुंबू क्षेत्र से एक जातीय समूह है। वे हिमालय में नेपाल तिब्बत सीमाओं पर सदियों से रहते हैं। हिमालय उनका घर है। समय के साथ उन्होंने ऐसे शारीरिक गुण विकसित किए हैं जो उन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न सिर्फ जीने बल्कि फलने फूलने में सक्षम बनाते हैं। उनके शरीर कम ऑक्सीजन के लिए अनुकूलित हैं, जिससे वे अच्छे पर्वतारोही बनते हैं। यही वजह है कि पर्वत अभियानों में, खासकर एवरेस्ट पर, वे अमूल्य साबित होते हैं। शेरपा एवरेस्ट पर मुख्यतः कुली और मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कुली भारी सामान जैसे टेंट, खाना, ऑक्सीजन टैंक और अन्य जरूरी चीजें बेस कैंप से ऊपर के कैंपों तक ले जाते हैं। कई कुली 88 से 110 पाउंड तक का बोझ उठाते हैं और कभी-कभी एक ही सीजन में कई बार चढ़ाई करते हैं। शेरपा गाइड पर्वतारोहियों को पहाड़ चढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन्हें रास्तों की जानकारी होती है, खतरनाक हिस्सों को कैसे पार करना है और रस्सियां कहां लगानी है, ये भी पता होता है। गाइड पर्वतारोहियों की सुरक्षा के लिए मौसम व इलाके पर नजर रखते हैं और निर्देश देते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हिमालय उनका घर है,
जबकि विदेशी पर्वतारोही इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य, एक यात्रा और एक रोमांच समझते हैं। शेरपाओं के लिए ये उनका काम है। वे एक सीजन में कई बार एवरेस्ट पर चढ़ते और उतरते हैं। ये समझने के लिए कि शेरपा कितना काम करते हैं और वे कितने महत्वपूर्ण हैं, इसे इस तरह से देखिए। विदेशी पर्वतारोही शिखर तक पहुंचते समय खुम्बू आइसफॉल, जो रास्ते के सबसे खतरनाक हिस्सों में से एक है, आमतौर पर सिर्फ 2 या 3 बार पार करते हैं। उसी अभियान में एक शेरपा वे एक सीजन में 20 से 30 बार इसे पार कर सकते हैं। ऑक्सीजन टैंक ले जाकर रस्सियां लगाते और उपकरण ऊंचे कैंपों तक पहुंचाते हैं। हिसाब बहुत भयावह है। 1922 से दिसंबर 2024 के बीच एवरेस्ट पर जिन 335 लोगों की मृत्यु हुई, उनमें से 129 शेरपा थे, यानी कुल का लगभग 1/3। एवरेस्ट पर शेरपा लोगों की संख्या कम है, फिर भी त्रासदियों में 1/3 हिस्सा उनका होता है, जिससे जोखिम स्पष्ट है। ये ऐसे आंकड़े हैं जो पृथ्वी पर लगभग किसी भी अन्य पेशे में पूरी तरह से अस्वीकार्य माने जाएंगे। और फिर भी जिन भारी जोखिमों का वे सामना करते हैं, उसके बावजूद शेरपा को पर्वतारोहियों द्वारा अभियानों के लिए दी जाने वाली राशि की तुलना में बहुत कम भुगतान मिलता है। एवरेस्ट अभियान के लिए पर्वतारोही $1,00,000 तक दे सकते हैं। इस दौरान शेरपा एक सीजन में आमतौर पर $2,000 से $6,000 कमाते हैं। इन कठोर आर्थिक वास्तविकताओं ने शेरपा समुदाय के बीच बढ़ती असंतोष को जन्म दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि 30 बार पहाड़ के सबसे जानलेवा हिस्सों में से एक से गुजरकर जान जोखिम में डालें और विदेशी अभियान कंपनियों की कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही पाएं? क्या आप सोच सकते हैं कि आप एक 100 पाउंड का बोझ कठिन इलाके में उठाते हैं, जहां सांस लेना भी मुश्किल है और मजदूरी भी सुरक्षित नौकरियों से कम है? दशकों से ये असंतुलन एवरेस्ट पर चढ़ाई की एक असहज सच्चाई रहा है। लेकिन 2025 में चीजें आखिरकार बदल रही हैं। नए नियमों के तहत अभियान कंपनियों को शेरपा गाइड्स और सहायक कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा वेतन देना होगा। उन्हें यह भी अनिवार्य किया गया है कि वे पर्वत पर काम करने वाले शेरपाओं के लिए मृत्यु और चोट बीमा दें, जिसकी कवरेज 2 मिलियन नेपाली रुपए या लगभग $14,400 तक होगी। बीमा की यह अनिवार्यता बहुत बड़ी बात है। पहले शेरपा पर्वत पर जान गंवाने पर उनके परिवारों को कम मुआवजा मिलता था। ऐसे क्षेत्र में जहां शेरपा पूरे परिवार का पालन करता है, उसकी मौत आर्थिक रूप से विनाशकारी हो सकती है। नई बीमा आवश्यकताएं त्रासदी की स्थिति में परिवारों को कंगाली में नहीं छोड़ेंगी। ये बदलाव अचानक नहीं हुए। ये शेरपा संगठनों की वर्षों की वकालत और 2024 के पर्वतारोहण सीजन के दौरान हड़ताल की धमकी के बाद आए। पिछले साल एवरेस्ट पर शेरपाओं के काम छोड़ने की धमकी से पर्वतारोहण समुदाय में हलचल मच गई। शेरपा के बिना एवरेस्ट पर व्यावसायिक अभियानों का होना लगभग असंभव है। सरकार को कदम उठाना पड़ा और 2025 के नियम उसी का जवाब हैं। लेकिन क्या ये काफी होगा? लेकिन नया सिर्फ यही नहीं है। एवरेस्ट बेस कैंप में भी बड़े बदलाव आ रहे हैं। भीड़ और पर्यावरणीय असर घटाने के लिए नए नियमों में बेस कैंप के ढांचों के आकार और प्रकार पर रोक लगेगी। अब बेस कैंप में लग्जरी टेंट्स, फुल सर्विस डाइनिंग और एंटरटेनमेंट एरिया नहीं होते। 2025 से हर अभियान को केवल बुनियादी स्लीपिंग टेंट, एक साझा डाइनिंग टेंट और जरूरी सपोर्ट ढांचों तक ही सीमित रखा जाएगा। पर्यावरण चिंताओं का समाधान सख्त कचरा प्रबंधन नीतियों से किया जा रहा है। क्या आपको मेरे पिछले वीडियो कैसे 2024 ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया में दिखाए पॉटी बैग्स याद हैं? तो वे कहीं नहीं जा रहे हैं। पर्वतारोहियों को मानव अपशिष्ट पहाड़ से नीचे लाना जरूरी है ताकि पर्यावरण और जल स्रोत सुरक्षित रहें। कचरा प्रबंधन प्रणाली बेहतर हुई है। पर्वतारोहियों को जमा राशि वापस पाने के लिए कम से कम 18 पाउंड कचरा लौटाना जरूरी है, जिससे वे अपने कचरे के लिए जिम्मेदार रहें। जो पर्वतारोही इसका पालन नहीं करता, उसे जुर्माना और भविष्य में चढ़ाई पर रोक लग सकती है। आइए विवादास्पद हेलीकॉप्टर नियमों को न भूलें। हाल के वर्षों में एवरेस्ट क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों का उपयोग तेजी से बढ़ गया है, जहां अमीर पर्वतारोही बेस कैंप तक की कठिन यात्रा को छोड़ने या यहां तक कि ऊपरी कैंपों के बीच जाने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। हेली जंपिंग प्रथा की आलोचना होती है क्योंकि यह विशेषाधिकार प्राप्त पर्वतारोहियों को अनुचित लाभ देती है और शोर प्रदूषण से स्थानीय वन्यजीव व समुदाय प्रभावित होते हैं। नए नियम हेलीकॉप्टर का उपयोग
सिर्फ आपातकालीन निकासी और जरूरी आपूर्ति तक सीमित करते हैं। बेस कैंप के ऊपर नो फ्लाई जोन है। सिर्फ बचाव अभियानों को अनुमति है, उल्लंघन पर भारी जुर्माना है। लेकिन शायद 2025 के लिए सबसे अत्याधुनिक बदलाव एवरेस्ट पर रसद प्रबंधन के लिए ड्रोन के बढ़े हुए इस्तेमाल को माना जा सकता है। 2024 में सफल परीक्षणों के आधार पर नेपाली सरकार ने उच्च ऊंचाई वाले ड्रोन के एक बेड़े की तैनाती को मंजूरी दी है, जो 23,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैंप 3 तक जरूरी सामान पहुंचाने में सक्षम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टों के मुताबिक ये ड्रोन 44 पाउंड सामान ले सकते हैं और ऊपरी कैंपों की बेहद कठिन परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं। ये ड्रोन कार्यक्रम स्थानीय शेरपा गाइड्स के जोखिम कम करने के लिए बनाया गया है। हालांकि ये थोड़ा विवादास्पद है। कुछ शुद्धतावादी मानते हैं कि इससे एवरेस्ट की चुनौती घटती है, लेकिन कई इसे पसंद करते हैं क्योंकि इससे खासकर शेरपा लोगों की जानें बच सकती हैं, जो विदेशी पर्वतारोहियों की तुलना में खतरनाक हिस्सों से कहीं ज्यादा बार गुजरते हैं। 2024 सीजन के दौरान परीक्षण में इन ड्रोन ने सफलतापूर्वक ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा सामग्री और खाना 21,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैंप 2 तक पहुंचाया। 2025 में यह कार्यक्रम बढ़ेगा क्योंकि ड्रोन डिलीवरी धीरे धीरे एवरेस्ट लॉजिस्टिक्स का हिस्सा बन रही है। एवरेस्ट का चेहरा बदलने में सिर्फ ड्रोन और नियम ही नहीं, बुनियादी ढांचा भी शामिल है। अब काठमांडू को खुम्बू क्षेत्र से जोड़ने वाली नई सड़क से एवरेस्ट ट्रैक की शुरुआत तक पहुंचना काफी तेज हो गया है। ये सड़क एवरेस्ट की यात्रा के अनुभव को पूरी तरह बदल देती है। पारंपरिक रूप से रोमांच की शुरुआत लुकला के लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाली उड़ान से होती थी। वहां से ट्रेकर्स करीब 10 दिन बेस कैंप तक धीरे धीरे पहुंचने में लगाते, जिससे वे अनुकूलन और स्थानीय संस्कृति में घुलने मिलने का समय पाते। ये सड़क अनुभव खत्म कर देती है। अब यात्रा ऐसी दिखती है। काठमांडू से सैलरी तक 12 घंटे सार्वजनिक बस से, फिर सैलरी से टमडांडा तक जीप से, और उसके बाद लुकला पहुंचने के लिए 6 घंटे पैदल चलना। इससे यात्रा का समय 1 हफ्ते की ट्रेकिंग से घटकर सिर्फ 2 दिन रह गया है। ये सड़क 2024 के अंत में बनी थी और अब स्थानीय लोग व ट्रेकर्स इसका उपयोग कर रहे हैं। जहां कुछ लोगों ने, खासकर स्थानीय लोगों ने, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और बाजारों तक पहुंच मिलने के कारण इस बेहतर पहुंच का स्वागत किया है, वहीं अन्य लोग चिंतित हैं कि इससे यहां और भीड़ बढ़ेगी और क्षेत्र का और अधिक व्यवसायीकरण होगा। लेकिन नए नियमों और परमिट की कीमतों को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता। इन बदलावों के बावजूद एवरेस्ट की चुनौतियां अब भी है। बेहद ऊंचाई, जो पर्वतारोहियों को जल्दी ही खत्म कर सकती है, भयंकर ठंड, जो खुली त्वचा को मिनटों में जमा देती है, और अचानक आने वाले हिंसक तूफान, जो बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं। कोई नियम कायदा इन घातक प्राकृतिक शक्तियों को काबू नहीं कर सकता। तो भले ही नए नियम और तकनीकें लोगों के एवरेस्ट पर चढ़ने के तरीके को बदल दें, लेकिन वे उस चीज को बुनियादी तौर पर नहीं बदलते जो इसे इतनी कठिन चुनौती बनाती है। ये मानव सहन शक्ति, दृढ़ संकल्प व निर्णय की परीक्षा है, जिसे बहुत कम लोग ही अनुभव कर पाते हैं। जब हम 2025 के पर्वतारोहण सीजन और उसके बाद के वर्षों की ओर देखते हैं, एक बड़ा सवाल सामने आता है। क्या ये बदलाव एवरेस्ट को सुरक्षित बनाएंगे? हम इसका पता लगाएंगे। क्या आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं? एक्सक्लूसिव फायदे पाने के लिए ज्वाइन करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। साहसी रहें और बहादुरी से जिएं।